अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैफुल मिनात। वेलकम टू माय चैनल इंस्टा एक्सेस। जो मैं टॉपिक आपके लेके आया हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग है कि अक्सर जो स्टूडेंट है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं भाई कि इज एम आर के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं। वो अक्सर ये लिखा हुआ देखते हैं और उसको पढ़ते भी हैं कि दिस चेयर इज ब्रोकन, दिस हाउस इज डेकोरेटेड, दिस एग इज बॉइल्ड, दिस इज अ डेकोरेटेड हाउस। तो वो अक्सर ये पूछते हैं भाई कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल क्यों की जा रही है इज एम आर के बाद। एक रीजन तो आप जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा है कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही इनवाइट्स मी, आई एम इनवाइटेड बाय हिम। ही ब्रेक्स द चेयर, चेयर इज ब्रोकन बाय हिम। ये तो आपने बचपन में पढ़ा है कि इज एम आर के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस के केस पे इसमें हमारा जो एम्फोसिस होता है वो एक्शन पे होता है। कि जो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ दिस चेयर इज ब्रोकन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुर्सी टूटी हुई है, बल्कि इसका मतलब है कि ये कुर्सी तोड़ी जाती है या तोड़ी गई है, यानी कि समवन ब्रोक इट, किसी ने इसको तोड़ा है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आई एम इनवाइटेड, कि मुझे दावत दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एम्फोसिस है वो दावत देने पे है, इसके एक्शन पे है कि ही इनवाइट्स मी, आई एम इनवाइटेड। तो मतलब ये कि आप समझ गए होंगे कि पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के केस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा क्या केस है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, कि समटाइम यही पास्ट पार्टिसिपल, यही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब का काम नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे होते। अब इसकी जरूरत कैसे हो सकती है? जैसे मैं कहता हूँ कि दिस चेयर इज ब्रोकन, मैं कहता हूँ कि ये कुर्सी तोड़ी जाती है। अब यहाँ पे तो एम्फेसिस तो मेरा एक्शन पे है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है। अब मेरा एम्फेसिस किस पे है? स्टेट ऑफ बीइंग पे, कंडीशन पे, ना कि एक्शन पे। टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। दोनों के देखो सेम लिखा जाएगा, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अब देखना ये पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि एक चीज की कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात की जा रही है, उसकी मौजूदा सूरत हाल पे, कंडीशन पे, तो आप स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप इसको एज एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है, तो इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैं कहता हूँ ये घर जो है वो डेकोरेटेड है, दिस हाउस इज डेकोरेटेड, यानी कि ये घर सजा हुआ है। मतलब इसमें भी जो डेकोरेटेड है ये एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि ये घर सजाया जाता है तो फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर इसमें जो एम्फेसिस है वो एक्शन पे है, ना कि कंडीशन पे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि जब आपका एम्फेसिस, आपका जो मेन फोकस है वो वर्ब पे हो, एक्शन पे हो, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, पैसिव केस होता है। और जब आपका जो मेन फोकस है या आपका जो एम्फेसिस है वो किसी चीज की कंडीशन पे हो, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग पे हो, तो आप स्टैटिक वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपकी जो थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, उसका काम वर्ब का नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव का होगा। और एडजेक्टिव आप पता है आपको क्या होता है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है या उसको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कहता हूँ भाई दिस एग इज बॉइल्ड, ये एग जो है वो बॉइल्ड है या उबला हुआ। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये उबाला जाता है या बॉईल किया जाता है, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर मेरा एम्फेसिस इसकी स्टेट ऑफ बीइंग पे है, इसकी कंडीशन क्या है कि ये बॉइल्ड है, दिस इज अ बॉइल्ड एग, तो ये यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन समटाइम्स सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि इस सिचुएशन में तो हम पैसिव स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है इज एम आप आर के बाद कैसे आ सकती है। तो उसका केस मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं ही इज गॉन या आई एम डन। अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पैसिव स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं कि भाई कि ही इज गॉन या आई एम डन, इस तरह के केसेस में तो ये हैरान हो, ये पूछते हैं भाई कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, वो भी गॉन और डन, ये कैसे? आई एम डन या ही इज गॉन। देखिए मैं इसमें इस मौजूद पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। जब हम कहते हैं ही इज गॉन, अब बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। इसको अक्सर लोग समझते हैं ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ये पैसिव स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बन सकता, जब मैं ये कहता हूँ कि ही इज गोन बाय हिम, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये तो इसमें तो कोई, इसमें तो एम्फेसिस आपका एक्शन पे हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो पैसिव वॉइस तो हो ही नहीं सकता। इसमें जो गोन है बेसिकली ये वर्ब नहीं है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसमें गोन के मीनिंग क्या होंगे कि ही इज नो मोर हियर, ही इज एब्सेंट। जब मैं कहता हूँ ही इज एब्सेंट तो फौरन आप समझ जाते हैं, मतलब कि ही इज गॉन का मतलब है कि वो यहाँ नहीं है, ही इज एब्सेंट। तो ये गॉन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ आई एम डन विद दैट, कि मैं इस काम से फारिग हूँ। अब यहाँ पे जो डन है ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। ये पैसिव स्ट्रक्चर केस नहीं है, बल्कि यहाँ पे डन जो है मतलब ये कि आई एम फ्री, आई एम डन विद दैट, कि मैं ये काम करके फारिग हो चुका हूँ।
इसी तरीके से ही इज गॉन, ये भी एडजेक्टिव है। तो आज अब वीडियो को किस तरीके से इसको मैं समराइज करता हूँ, ये है कि हमने देखा है कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। इसकी दो रीजंस मैंने आपको बताए हैं। एक रीजन ये है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरी रीजन मैंने ये बताई है कि ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है। जब हमारा एम्फेसिस एक्शन पे हो तो हम इसको पैसिव स्ट्रक्चर के केस में लेंगे, इसका मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन जब हमारा एम्फेसिस, हमारा मेन फोकस उसकी कंडीशन पे हो, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग पे हो, तो हम इसको एज अ स्टैटिक वर्ब, एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे दिस इज ब्रोकन चेयर, दिस इज बॉइल्ड एग, दिस इज डेकोरेटेड हाउस, दिस इज कंटामिनेटेड वाटर। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका एम्फेसिस एक्शन पे हो तो आप इसको पैसिव स्ट्रक्चर केस में लेंगे। तो बहुत सादा मैंने कर दिया इस वीडियो में, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इज एम आर के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। उसकी दो सूरतें ही होती हैं, एक तो पैसिव स्ट्रक्चर केस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, जब हमारा एम्फेसिस एक्शन पे होता है ना कि कंडीशन पे। और जब हमारा मेन जो फोकस जो है, जो हमारा एम्फेसिस जो है वो स्टेट पे हो, कंडीशन पे हो, तो हम पास्ट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।